दिल फूलों की बस्ती किस्त नंबर 26। वो भावज को शरारत से देखते हुए बोले। तो इस छेड़छाड़ में आसिया बहुत हद तक वसवसों से निकल आई। जाहिर है अगर कोई सीरियस बात होती तो अदील भाई इतने आराम से नहीं हो सकते थे। तमाम रास्ता वो मेमूना भाभी के साथ इसी तरह मजाक करते रहे और मेमूना भाभी भी गो के बराबर से जवाब दे रही थीं। लेकिन सफ़र की थकान के बायस इनके लहजे में शगुफ्तगी नहीं थी। अपने घर आने की खुशी ही अलग होती है। बच्चों ने दरवाजे से दाखिल होते ही अम्मा जी और अब्बा जी को पुकारना शुरू कर दिया। अहमर और सोनिया भागकर अम्मा जी के तख्त पर चढ़कर उनसे लिपट गए। नबील भी उनकी तकलीद करना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही अब्बा जी ने उसे अपने बाजुओं में लेकर सीने में भेज लिया। उफ अम्मा जी, मैं तो परेशान हो गई थी। जब उसकी बारी आई तो अम्मा जी के गले लगती हुई बोली, अदील भाई ने आपकी बीमारी का क्यों कहा? मैंने मना भी किया था इसे। खैर तुम सुनाओ, वहाँ शकील के यहाँ सब खैरियत है ना? बच्चों की छुट्टियाँ थी, सीमा भी आ जाती तुम लोगों के साथ। अम्मा जी मौजू बदल गईं। हाँ, सीमा भाभी का दिल भी चाह रहा था, लेकिन शकील भाई को खाने वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए नहीं आई। अब आप जाइएगा, उसने कहा तो अम्मा जी कस्तन अनसुनी करके अदील से कहने लगीं, अदील ये तो थकी हुई आई हैं, इस वक्त चाय तुम बना लो। नहीं अम्मा जी, वो फ़ौरन खड़ी हो गई। अदील भाई क्यों बनाएंगे? बनाने दो। मेमूना भाभी को मौका मिल गया। चलो अदील, शाबाश, काम किया करो। नहीं भाभी, ये काम मेरा है, वो कहकर जाने लगी कि नबील को सीढ़ियों से उतरता देखकर वहीं रुक गई। पता नहीं किस वक्त वो ऊपर चला गया था, हालांकि उसे अच्छी तरह पता था कि इस वक्त ऊपर कोई नहीं होता। फिर भी आखिरी सीढ़ी तक आकर कहने लगा, पुप्पो ऊपर कोई नहीं है, पापा तो शाम में आते हैं बेटा, और मम्मी भी आ जाएंगी। आप जाओ अम्मा जी के पास बैठो, चाय पियोगे ना? वो उसे नरमी से समझाकर किचन में आ गई और अभी चूल्हा जलाकर केतली में पानी रख ही रही थी कि अदील भाई उसके पीछे आ गए। मैं बना लूंगी भाई, वो यही समझी उसका हाथ बटाने आए हैं। नबील क्या कह रहा था? उन्होंने उसकी बात नज़रअंदाज करके पूछा तो वो मसरूफ़ से अंदाज में बोली, बच्चा है ना, इतने दिन माँ बाप से दूर रहा, इन्हीं का पूछ रहा था। सुनो, अदील भाई से मसरूफियत से निकाल कर कहने लगे, इस बच्चे को तुम्हें किसी तरह बहलाना है। क्या मतलब? वो उनके लहजे पर ठिठक गई और उन्होंने पहले अपने पीछे देखकर गोया किसी के ना होने का यकीन किया। फिर आवाज़ दबाकर बोले, बड़े भैया ने नबीला भाभी को तलाक दे दी है। क्या? उसे शदीद धचका लगा था। इंतहाई दुख से बोली, क्यों अदील भाई, बड़े भैया ने ऐसा क्यों किया? मेरे हिसाब से तो बड़े भैया को ये कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था, पता नहीं इतनी देर क्यों की। अदील भाई बड़े आराम से कहकर किचन से निकल गए और उसके आंसू झलक पड़े। हालांकि नबीला भाभी इस घर में अजनबियों की तरह रहती थीं, फिर भी उसे दुख हो रहा था। उसके ख्याल में नबील को बहलाना मुश्किल नहीं था, क्योंकि पहले भी वो सारा वक्त उसके और अम्मा जी के पास रहता था। बस रात में सोने के लिए ही ऊपर जाता, तब भी नबीला भाभी को उसकी परवाह नहीं होती थी और अभी भी उनकी तरफ से नबील को मिलने या लेने का कोई मुतालबा नहीं हुआ था, जिससे जाहिर था कि वो उसे अपने पाँव की जंजीर नहीं बनाना चाहती थीं। और हैरत अंगेज तौर पर नबील के दिल में उस औरत के लिए इतना गुदास था कि उसकी कमी को शिद्दत से महसूस करते हुए बीमार पड़ गया। रात भर जागकर इंतज़ार करता, फिर उससे पूछता, पुप्पो मम्मी क्यों नहीं आई? मम्मी कहाँ चली गईं? पापा कह रहे थे मम्मी अब कभी नहीं आएंगी। हैं पुप्पो? वो उसके सवालों से कभी परेशान हो जाती, कभी हैरान, और हैरत उसे इस बात पर थी कि वो कैसे इस औरत से इतनी मोहब्बत रखता है जो उसे सिर्फ जन्म देने की सजावार थी। बहरहाल वो जो सोच रही थी कि उसे बहलाना मुश्किल नहीं है, तो ये आसान भी नहीं था। उसका सारा वक्त, उसका सारा ध्यान इधर उधर रखने में गुजर जाता।
ये भी गनीमत था कि वो तालीम से फ़ारग हो चुकी थी, वरना अम्मा जी किसी तरह नबील को नहीं संभाल सकती थीं। बड़े भैया ने पता नहीं कौन सी मसरूफियत ढूंढ ली थी। रात में इतनी देर से आते तो उसके कमरे में बस दरवाजे में खड़े खड़े पूछते, नबील सो गया, तुम्हें ज़्यादा तंग तो नहीं करता? और वो जी और जी नहीं से ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुर्ती ज़रूर थी कि अम्मा ने तो उसे छोड़ा ही, बाप भी इतना लापरवाह हो गया है। कम अज़ कम बड़े भैया को तो एहसास होना चाहिए। उस वक्त वो मैमूना भाभी के सामने कुड़ रही थी, इसीलिए नबील ज़्यादा हसास हो रहा है कि माँ बाप दोनों में से कोई उसे नज़र नहीं आता। हम उससे कितनी मोहब्बत करें, उसके माँ बाप तो नहीं हो सकते। मैमूना भाभी गो के देख उसे ही रही थीं, लेकिन जाने ध्यान कहाँ था। ईमान से भाभी, मुझे बड़ा तरस आता है। रात में कितनी बार चौंक कर उठता है, फिर सहम कर मेरे सीने में मुंह छुपा लेता है। मैमूना भाभी का अंदाज अभी भी सोचता हुआ था, जिस पर उसने रुक कर इन्हें देखा, फिर इनका हाथ हिलाकर पूछने लगी, आप क्या सोच रही हैं? मैं नबील का सोच रही हूँ और साथ तुम्हारा भी। मैमूना भाभी ने बगैर चौंके कहा तो वो मुतअज्जब हुई। मेरा? हाँ, तुम जो नबील को अपना इतना आदी बना रही हो तो ये अच्छी बात नहीं है। कल को जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो वो क्या करेगा? मैमूना भाभी उसे समझाते हुए बोली, मैं ये नहीं कहती कि इसका ख्याल नहीं रखो, अलबत्ता इसे बिल्कुल अपना मोहताज नहीं बनाओ, वरना वो एक बार फिर टूट जाएगा। उससे तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं होगी। मेरी बात समझ रही हो ना? उसने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया, फिर कहने लगी, मैं क्या करूं? वो सारा वक्त मेरे साथ लगा रहता है। थोड़ा नज़रअंदाज करोगी तब वो इधर उधर खेलने में लगेगा, और मैं अम्मा जी से कहूँगी उसे अपने पास सुलाया करें। नहीं भाभी, अभी नहीं, इसका अपना दिल भी तो ऐसा ही नरम था। पागल मत बनो, तुम्हारे जाने के बाद हम सबको मुश्किल होगी, मैमूना भाभी ने टोका। फिर उसे मुतवज्जो करके पूछने लगी, सुनो, अभी तक वो आया नहीं, कब आने को कहा था उसने? कोई वक्त तो मुकर्रर नहीं किया था, बस ये पूछा था कि मैं कराची कब जाऊंगी। वो अपने नाखूनों को देखते हुए बोली, कराची आए हुए भी हमें 15-20 दिन हो गए हैं। उसे कम अज़ कम फ़ोन तो करना चाहिए था, कुछ हालात का पता चलता कि वो अपने माँ बाप को राज़ी करने में किस हद तक कामयाब हुआ। मैं गलत तो नहीं कह रही ना? उसके देखने पर मैमूना भाभी ने पूछा तो ज़रा सी मुस्कुराहट के साथ वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। अच्छा सुनो, मैं अपने तौर पर अम्मा जी से जिक्र करूं। मेरा मतलब है, यूं ही पहले तुम्हारी शादी की बात छेड़ूंगी, फिर उसका नाम लूंगी। मैमूना भाभी ने अचानक किसी ख्याल के तहत कहा। वो कुछ नहीं बोली, बस सर झुका लिया, गोया उनकी बात से इत्तफाक कर लिया था। वो उस रात नबील को कहानी सुनाते हुए वो अपनी ही कहानी में खो गई। मैमूना भाभी ठीक कह रही थीं। शाह सिकंदर को फ़ोन ज़रूर करना चाहिए था, पता नहीं किन कामों में उलझ गया है, और जाने उसने अपने घर में मेरा जिक्र किया भी है या नहीं, या शायद